नाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। चलिए आज अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम लोग यहाँ पे जो विज़न आइज की करंट अफेयर्स जनवरी मंथ की देख रहे थे, तो इसमें हम लोग ने यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेलवे सेफ्टी के बारे में। ये भी टॉपिक काफ़ी बेटर है। यहाँ पे देखेंगे हर एक जितनी भी आज के डेट में रेलवे को लेकर, रेलवे सेफ्टी को लेकर जितनी भी कमेटी बनी है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और न्यूज़ में क्यों है आर्टिकल, पहले ये समझते हैं। एक रिसेंट ट्रेन एक्सीडेंट हुई है वेस्ट बंगाल में, जिसमें कि एटलीस्ट 9 लोगों की जान गई है। ये तो आपको ऑन पेपर देखने को मिलता है, बट आप कभी रियल लाइफ में देखे होंगे तो काफ़ी लोगों की जान चली जाती है, बट वो पेपर में नहीं आपके पब्लिश होते। तो रेलवे बोर्ड चेयरमैन है, उनके द्वारा ये कहा गया कि पूरी तरीके से प्रूव करना है और सारे एस्पेक्ट ये बताना है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। ठीक है, अब इंडियन रेलवे के बारे में और साथ ही अगर हम लोग सेफ्टी की बात करते हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों ये इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। इंडियन रेलवे एक सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें कि आप देखो 23 मिलियन पैसेंजर्स जो है वो पर डे यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। और कोविड-19 के पहले की ये कहानी है। और 1.1 बिलियन टन्स ऑफ फ्रेट जो है, यानी कि जो माल गाड़ी होते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि नियरली 8700 रेलवे स्टेशन से ये क्रॉस होती है। तो ये पर डे का आंकड़ा है। और वैसे भी आप देखते हो कि काफ़ी चीप होती है, काफ़ी यहाँ पे जो है अफोर्डेबल है। लोगों को अगर ट्रैवल करना होता है तो लोग यहाँ पे सबसे पहले रेलवे का ही यहाँ पे चूज़ करते हैं। साथ ही विथ फास्ट, एक तो फास्ट है, सेफ है, सिक्योर मोबिलिटी है, जो कि की कंसर्न आज के डेट में देखने को मिल रहा है कि लॉन्ग नेटवर्क के लिए एक नंबर ऑफ कमिटीज़ है। साथ ही साथ इसके साथ बहुत सारे इनिशिएटिव्स है जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा भी लिया गया है, जिसमें कि डेडिकेटेड यहाँ पे कमेटी बनाई गई है कि सेफ्टी को लेकर। साथ ही और भी कमेटी है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन दिए है, बेटर रिकमेंडेशन दिए कि इंडियन रेलवे में कैसे यहाँ पे सेफ्टी इंश्योर करना है, सिक्योर ट्रैवल होना चाहिए। जैसे 1998 की एक खन्ना कमेटी है जो कि यहाँ पे रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी है। 2012 की ये काडोटकर कमेटी है जो कि हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी कहा गया। पिटोड्रा कमेटी है 2012 की, जो कि एक्सपर्ट ग्रुप है फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। साथ ही साथ कमेटी है फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मेजर रेलवे प्रोजेक्ट एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री एंड रेलवे बोर्ड। ये आपका डेब्रॉय कमेटी है जो कि वन ऑफ द फेमस कमेटी है इन रेलवे सेक्टर, और ये आपका कमेटी फॉर्म हुआ था 2015 में। सो दीज आर द 4 कमिटीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको 4-5 कमिटीज़ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं इनिशिएटिव की किस तरीके से फास्ट, सेफ और सिक्योर इंडियन रेलवे नेटवर्क हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहली बात की गई है कि हमें एक रेलवे सेफ्टी फंड बनाने की ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी ये 2001 में ये क्रिएट हो चुका था, जिससे कि जितने भी काम करने हैं, यानी कि रेलवे में आप देखो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, रोड ओवर ब्रिज हो गया, रोड अंडर ब्रिज हो गया, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ पे क्रॉसिंग वगैरह, रेलवे क्रॉसिंग भी आप लोग देखते होते हैं। रेलवे जो होती है उसके नीचे आपका ब्रिज होता है, ऊपर ब्रिज होता है, काफ़ी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन की जाती है कि लोगों की यहाँ पे ट्रैवल पे कहीं पे भी बाधा ना हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे इस फंड के थ्रू हेल्प मिले और कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़े। साथ ही आप देखो कि क्या क्या हुआ है। तो राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष 2017-18 में ये भी आपका बनाया गया एक तरीके का फंड है, जो कि यहाँ पे सेफ्टी के लिए बात की गई है कि 1 लाख करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स तक यहाँ पे आपका सेफ्टी के लिए खर्च किया जाएगा, जिसमें कि जितने भी बैकलॉग है, यानी कि क्रिटिकली जितने भी सेफ्टी रिलेटेड वर्क है, इसमें जो भी क्लियरेंस वगैरह देना है, क्रिटिकली जो सेफ्टी यहाँ पे क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड वर्क है, उसके लिए यहाँ पे बैकलॉग जितने थे वो यहाँ पे क्लियर करना है। और 5 साल के लिए यहाँ पे आपका 1 लाख करोड़ तक का रखा गया है। उसके बाद आप लोग देखो कि रिप्लेस करना है जो कन्वेंशनल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। तो ICF यहाँ पे कोचेज़ है, जो कि आप देखते हो जितने भी ट्रेन में ट्रैवल करते हो, तो उसमें जो कोचेज़ होते हैं उसको हम लोग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि टेक्निकली सुपीरियर लिंक यहाँ पे हॉफमैन बुश कोच यहाँ पे लेकर आनी है, यानी कि ओल्ड मॉडल था, अब यहाँ पे आपका न्यू मॉडल का यहाँ पे कोच वगैरह लेकर आना है। दोनों कोचेज़ के बीच में आप डिफरेंस समझो। पहले अगर आप लंबे समय से ट्रेन में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो इस तरीके का आपको ट्रेन देखने को मिलता है। हालांकि अभी भी ये ट्रेन है, बट यहाँ पे आप देखो ये ब्लू कलर के होते हैं। LHB कोच में क्या होता है कि इस तरीके का आपका बॉगी बनाया जा रहा है, जो कि कोचेस बनाए जा रहे हैं जो कि रेड कलर पे है। तो अब रेड कलर की आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और पहले ब्लू कलर के होते थे। एक्चुअली यहाँ पे ब्लू कलर के जो है ये काफ़ी हेवी वेट इनका ज़्यादा होता था, और ये स्टेनलेस स्टील का बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि LHB कोच जो है इसकी वेट कम होती है। ICF कोच में क्या होता है कि कम नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है वो यहाँ पे बैठ पाते हैं, अरेंजमेंट ही कुछ इस तरीके की है। और LHB कोच जो है इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है वो बैठ पाते हैं।
सबसे मेन डिफरेंस ये है कि सबसे पहले आप देखते होंगे पहले के ज़माने में क्या होता था, जो आईसीएफ कोच वाले यहाँ पे जितने भी कोचेस होते थे, तो अगर ट्रेन अगर ब्रेक लगा रही है ना तो कुछ समय के बाद यहाँ पे ट्रेन रुकती थी। लेकिन वही एलएचबी कोच में आप देखोगे कि जैसे ही डिस्क ब्रेक यहाँ पे लगाए जाते हैं और जैसे ही यहाँ पे ट्रेन जो है वो ब्रेक मारती है तो तुरंत ही आपका जो है ये कोचेस रुक जाती है। ओके, तो ये मेन डिफरेंस है आपका आईसीएफ कोच और एलएचबी कोच, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये समझ पाए कि रिप्लेस किया गया है, पहले जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री था अब इसको यहाँ पे लिंक्ड हॉफमैन बुश कोच से यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। उसके बाद एक विजन 2024 की यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लॉन्च की गई है जो कि एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन क्रिटिकल प्रोजेक्ट जो कि 2024 तक यहाँ पे लाया गया, जैसे कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है, लाइव मल्टी ट्रैकिंग जो है, कंजस्टेड रूट देख लेना है आपका, लाइव आपको पता चलेगा कि कहाँ पे ज़्यादा रश है, अपग्रेड करनी है स्पीड वगैरह। तो इस तरीके का यहाँ पे आपका विजन लाया गया है कि इतने काम करने हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि इम्प्रूव्ड सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन है, और इसमें आपका जो है ये ट्रेन वगैरह जो है इसमें प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम होगा कि आपका जो है वार्निंग वगैरह दिया जाएगा। क्लोज यहाँ पे सर्किट टेलीविज़न कैमरा जिसको सीसीटीवी कहते हैं ये भी आपका इंस्टॉल किया जाएगा। और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि स्टेट लेवल जो सिक्योरिटी कमेटी है फॉर रेलवेज इसको सेटअप की जाएगी फॉर पैसेंजर सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, जो कि यहाँ पे डीजीपी रैंक के जो यहाँ पे पर्सन होते हैं उनके चेयरमैनशिप के तहत ये काम किया जाएगा। सो दीज आर द इनिशिएटिव विच हैज़ बीन टेकन टू क्रिएट अ फास्ट, सेफ एंड सिक्योर इंडियन रेलवे नेटवर्क। अब ये समझते हैं हम लोग यहाँ पे कि प्रेजेंटली क्या हुआ है कि रिव्यू और जो अप्रूवल है सेफ्टी एस्पेक्ट का वो भी रेलवे में, तो ये वो यहाँ पे कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा की जाती है जो कि काम करते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि आउटकम क्या होगा इस इनिशिएटिव से। तो देखिए आउटकम क्या है कि आज के डेट में आप देखते हो कि ट्रेन कॉलिजन बहुत होती है, डिरेलमेंट हो जाते हैं। 2014-15 से लेकर यहाँ पे 2019-20 के बीच में बताया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ़ इस तरीके के एक्सीडेंट है और नंबर ऑफ़ जो डेथ है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हुई है। जब हम लोग यहाँ पे अब हॉफमैन जो कोचेज़ में ट्रांसफ़र हो गए हैं, यानी कि यहाँ पे शिफ्ट हो गए, पहले ब्लू कलर की कोच थी अब रेड कलर की है, तो इससे यहाँ पे डिरेलमेंट कम हो रहा है, ट्रेन कॉलिजन कम हो पा रही है क्योंकि ट्रेन को ब्रेक लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तुरंत ही रुक जा रहे हैं। साथ ही पैसेंजर सेफ्टी की बात करें तो जैसे कि आप देखो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अगर हम लोग 27,000 एक्सीडेंट्स अगर देखें 2019 में, तो 2020 में कितने एक्सीडेंट्स हैं, तो ओनली 13 एक्सीडेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो केसेस हैं और यहाँ पे जो आप देखो कि इस तरीके से कोचेस बदले गए, तो उसका यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपका पॉजिटिव दिख रहा है। साथ ही अराउंड कहा जा रहा है कि 8,400 जो पीपल है और 70% जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है इसी तरीके से खो देते हैं ट्रेन में। साथ ही रोड यूज़र सेफ्टी भी है, अराउंड 1,000 जो एक्सीडेंट्स है वो यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है, वो भी रेलवे क्रॉसिंग में। तो रेलवे क्रॉसिंग में आप देखते हो कि जो गेट होता है वो तो क्लोज़ हो जाता है, बट समहाउ आप लोग देखो कि कुछ लोग होते हैं समटाइम्स गेट भी क्लोज़ नहीं होता और ट्रेन आ जाती है और वहाँ के नियर बाई पीपल्स जो है वो कहीं ना कहीं इस हादसे के चपेट में आ जाते हैं। साथ ही रेस्क्यू भी करना है फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओवर 2,000 वुमेन है और चिल्ड्रन है जिनको यहाँ पे रेस्क्यू किया गया। इट मीन्स कि ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह में बचाया गया 2017 से 21 तक। इंडियन रेलवे के द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन AAHT भी यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया था। तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पूछा जा सकता है। तो एक नेशन वाइड ऑपरेशन है जिससे कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है ट्रेन में, आप देखो कि लोगों को यहाँ पे किडनैप करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, तो ये सारी चीज़ें को यहाँ पे रोकने के लिए आपका ऑपरेशन AAHT बनाई गई है। साथ ही आप देखते हैं कि किस तरीके से जो गैप है यानी कि सेफ और सिक्योर रेलवे नेटवर्क के बीच में, तो उस गैप को कैसे यहाँ पे फुलफिल करना है। सबसे पहले कि स्ट्रक्चर गैप ये समझना होगा कि गैप कैसा है और कितना है। तो ह्यूज बैकलॉग है यानी कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना जो एज्ड एसेट है सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन का, तो अभी भी इसमें आप बैकलॉग देखो। साथ ही अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवे के द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि 2019 में दी गई थी रिपोर्ट कि इंडियन रेलवे की जो नेटवर्क है वो 1,4700 यहाँ पे 523 नंबर ऑफ ब्रिजेस है, जिसमें कि सीरियस इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। 92% जो इनमें से है वो माइनर ब्रिजेस है और 37,000 जो ब्रिज है वो 100 ईयर्स से भी पुराने हैं। अगर ऑपरेशनल गैप की बात करें कि जिस तरीके से ट्रेन चलती है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। फायर डिटेक्शन सिस्टम की कमी है कि आग लग जाती है, कभी कभी आप देखो ट्रेन में पैंट्री कार होते हैं उसमें आग लग जाती है, तो फायर डिटेक्शन सिस्टम नहीं है। इशू है मेंटेनेंस का, जो कि ट्रैक वगैरह का मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं किया जाता है, जिसके कारण ट्रेन के एक्सीडेंट्स वगैरह देखने को मिलता है। फिनेंशियल गैप की बात करें तो बहुत सारे हैं जो कि अंडरवेल्म्ड रेलवे फाइनेंस है, क्योंकि पुअर इंटीग्रल रिसोर्स जनरेशन है, रेलवे पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता। इसके कारण आप देखो कि यहाँ पे रिसोर्स जितने भी जनरेट हो रहे हैं वो यहाँ पे पुअर है। साथ ही आपका जो खर्च है वो भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि लिमिट है फिनेंशियल कैपेबिलिटीज़ जितना भी इंडियन रेलवे का, तो उसके बेसिस पे जितना भी खर्च करना है वो बहुत ही कम होता है, जितनी ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा कम खर्च होती है। साथ ही रेलवे स्टाफ की भी कमी है, लैब्स है।
आउट ऑफ 18,000 जो एक्सीडेंट हुई है 2020 में, तो 12,000 जो यहाँ पे एक्सीडेंट्स है वो इसलिए हुआ क्योंकि लोकोमोटिव पायलट फॉल्ट है, यानी कि जो ट्रेन के पायलट होते हैं उनकी यहाँ पे फॉल्ट है, और एरर है, यानी कि आप देखो कि सिग्नल मैन के कुछ वो पार्ट्स नहीं पढ़ पाए, मैकेनिकल एरर होता है, पुअर ट्रैक रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ब्रिज, और यहाँ पे कुछ कोलैप्स भी होते हैं जिसके कारण काफ़ी लोगों की जान चली जाती है, और स्टाफ्स की कमी है, हर जगह आपको स्टाफ्स देखने को नहीं मिलेंगे। अदर गैप्स और इश्यूज़ अगर हम लोग देखें तो सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ जो है अभी भी स्टेट लेवल सिक्योरिटी कमेटी नहीं बनाई है रेलवे को लेकर। तो इस तरीके से जो है सेफ्टी प्रोवाइड करना भी आज के डेट में एक आप देखो कि यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करना, साथ ही सेफ्टी जो ड्रिंकिंग वाटर है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना एक काफ़ी बड़ा गैप हो चुका है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि सेफ्टी सिर्फ एट्रीब्यूट नहीं है, बट एक इथॉस भी है जो कि इंस्टिल्ड होना चाहिए, नर्चर्ड भी होना चाहिए। जैसे नेशनल रेल प्लान है तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कैपेसिटी लेकर आए, जितनी भी लोगों की डिमांड है उस तरीके से डिमांड को फुलफ़िल कर सकें। सबसे पहले जो रेलवे नेटवर्क है उसको हम लोग को रिप्लेसमेंट या रिन्यूएबल करना होगा, जिससे कि जो स्ट्रक्चरल जो सेफ्टी है ओल्ड ट्रैक का, ब्रिजेस का, वो यहाँ पे हम लोग इंश्योर कर पाए। साथ ही ऑगमेंटेशन है इंटरनल रिसोर्स का, यानी कि हम लोग यहाँ पे ऑब्सोलेट जो टेक्नोलॉजी है उसको रिप्लेस कर सकते हैं और मटेरियल्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं जब यहाँ पे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। इससे क्या होगा कि हम लोग फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसको इंश्योर कर सकते हैं बहुत सारे फंड से, जिससे कि हम लोग जो ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन का वो यहाँ पे फुलफिल हो सके। साथ ही हमारे यहाँ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए कि हमारे यहाँ जो है आप देखो रेलवे ट्रैक बिछी, रेलवे यहाँ पे सबसे पहले चली, तो आपको ये बताना कि कहाँ से कहाँ तक चली और वो कौन सी ईयर थी जिसमें कि हमारे देश में रेलवे का उद्घाटन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कहा जा रहा है कि अब हमारे देश में ये सब काम हुआ है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम हमारे देश में होना चाहिए। साथ ही एक रेल सेफ्टी अथॉरिटी को सेटअप करने की ज़रूरत है, जो कि डिफरेंट जो यहाँ पे रेलवे डिपार्टमेंट है उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करे। साथ ही यहाँ पे एक स्टेट लेवल सिक्योरिटी कमेटी को भी यहाँ पे फॉर रेलवे किए, तो इनको भी यहाँ पे सेटअप करने की ज़रूरी है, जो कि सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ करे, जिससे कि जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो। एक राज्य से अगर ट्रेन जा रही है तो दूसरे राज्य में पता होना चाहिए, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्टेट लेवल सिक्योरिटी पे कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉर सेफ्टी के लिए यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि सेफ्टी थॉस हो सके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं। और इससे जो ह्यूमन एरर है और साथ ही साथ बिहेवियर चेंज है, इन पे भी काम करने की ज़रूरत है और इन पे भी हम लोग को जो है मदद मिल पाएगा। सो ये सारे यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके के बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। और अगर स्टैट्यूटरी बॉडी कह रहे हैं तो इट मीन्स कि पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया गया है। सो ये कानून कौन सी है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे रेलवे एक्ट 1989। यहाँ पे क्या है कि जितने भी मैटर्स होते हैं रेल ट्रैवल से, सेफ्टी से रिलेटेड, ट्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड, ये सब जो है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी में आते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेट करना जितने भी यहाँ पे सीरियस रेल एक्सीडेंट है, तो वो सारे टॉपिक्स इसी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट रेलवे सेफ्टी। तो यहाँ पे रेलवे सेफ्टी में आप देख सकते हो कि हमने न्यूज़ में ये टॉपिक क्यों देख रहे हैं, कितनी कमेटी है यहाँ पे, क्या क्या किया जा रहा है, एंड देन यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से इनिशिएटिव यहाँ पे लाने चाहिए, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी हमने देखा, और किस तरीके से गैप है, हमें गैप को कैसे फुलफ़िल करना है, एंड वे फॉरवर्ड हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। तो ये हमारा रेलवे सेक्टर्स जो है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो एक अलग सा एंगल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम है। चलिए ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स था कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उस हिसाब से जो है यहाँ पे इंसेंटिव्स दिया जाएगा। अब डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स है, यानी कि डिज़ाइन के ऊपर यहाँ पे अब आपका जो है इंसेंटिव्स दी जाएगी। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है डोमेस्टिक कंपनीज़ के द्वारा, स्टार्टअप है, MSME है, जो कि यहाँ पे डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स वो चाहते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर जो कि एक एलिमेंट्री पार्ट होता है इंटीग्रेटेड सर्किट का, माइक्रोचिप का, जस्ट चिप का, और ये आपका मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रेन है। ठीक है, जितने भी हम लोग यहाँ पे मशीन वगैरह देखते हैं उसमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिसको हम लोग ब्रेन कहते हैं। एप्लीकेशन क्या है कि एक ड्राइविंग फोर्स है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे जो इंडस्ट्री 4.0 की बात की जा रही है, जिसमें कि हमारा सपना है कि हम लोग न्यू इंडिया बनाएं, तो वो हम लोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस हो गए, कम्युनिकेशन सिस्टम है, डिफेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारा काम हम लोग कर सके, तब जाकर जो है हम लोग यहाँ पे बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। ये वेरी कॉम्प्लेक्स और जो है टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर्स है। कुछ कंपनीज़ का ही यहाँ पे दबदबा है, यहाँ पे कुछ कंट्री का भी दबदबा है। हाई सिग्निफिकेंट अगर हम देखें तो जैसे कि इसका वाइटल रोल है, डिमांड और सप्लाई जो है वो यहाँ पे मिसमैच हो रहा है,
टैलेंट की कमी देखने को मिलेगा आज के डेट में। बहुत कम बच्चे हैं जो कि इस तरीके से यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेटर तरीके से कर पाते हैं, और वो भी डिजिटल इंडिया के बारे में। तो जो मूव है कि कैसे यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ को लोकलाइज करनी है, तो ये मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ कि सप्लाई चेन इश्यूज़ जो भी है उसको देखते हुए। तो ये एक बेटर है, यानी कि आप एक समझो कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की क्या हाल है। साथ ही आप लोग देख सकते हो कि 2020 का ये ग्लोबल मार्केट शेयर है, यूएस का 47% है, कोरिया का 20% है, जापान का 10% है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से आप देखो कि ग्लोबल मार्केट शेयर कितना है। ओके, साथ ही अगर हम लोग बात करें तो ये DLI स्कीम क्या है, इसके क्या कंपोनेंट है, यानी कि डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स है। ये एक पार्ट है, यानी कि इंडिया की जो सेमीकंडक्टर लोकलाइजेशन मूव है उसी का पार्ट है। इसमें 76,000 यहाँ पे करोड़ प्रोग्राम है कि किस तरीके से हम लोग को सेमीकंडक्टर को डेवलप करना है और जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है इंडिया में उसको भी डिस्प्ले करना है। DLI का एम है कि जो एटलीस्ट यहाँ पे 20 डोमेस्टिक कंपनीज उसको नर्चर करे, और जो कि सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में ये आपका इंक्लूड है, और फैसिलिटेट करता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टर्नओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमें मिले। इट मीन्स कि 1500 करोड़ तक हम लोग कमा सकें। नोडल एजेंसी कौन है, CDAC है, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है। 3 यहाँ पे कॉम्पोनेंट बताया जा रहा है। पहला है कि चिप डिज़ाइन करना है, तो चिप डिज़ाइन में CDAC है, जिनके द्वारा एक इंडिया चिप सेंटर सेटअप किया गया, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को ये होस्ट कर रहे हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जितनी भी सपोर्टेड कंपनीज है उसको एक्सेस करने के लिए। साथ ही यहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स है कि एक रीइंबर्समेंट दिया जाएगा 50% का, जितने भी एलिजिबल खर्चे वगैरह होंगे। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स भी है, यानी कि एक इंसेंटिव्स जो कि आपका 6% to 4% दिया जाएगा, जितना नेट सेल्स टर्नओवर है। इट मीन्स कि 5 ईयर्स में टोटल कितना यहाँ पे टर्नओवर हुआ है किसी कंपनी का, या फिर जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो उसका 6 to 4% दिया जाएगा। ठीक है, एक रेंज रखा गया है, और यहाँ पे सेलिंग लगाई गई है कि 30 करोड़ तक पर एप्लीकेशन ये प्रोवाइड किया जाएगा, जितनी भी अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स है, ठीक है, जो कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए, चिप सेट के लिए, साथ ही यहाँ पे चिप्स बना रहे हैं या फिर IP कोर्स वगैरह है। तो इन सब के डिज़ाइंस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो भी लोग हैं उनके लिए एक सेलिंग लगाया गया। इट मीन्स कि अपर लिमिट भी लगाया गया, या फिर जितना जो उनका 5 ईयर्स में टोटल टर्नओवर हो रहा है, नेट जो टर्नओवर हो रहा है उसका 6 to 4% यहाँ पे इंसेंटिव्स दी जाएगी। फाइन, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि चिप डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दी जा रही है, प्रोडक्ट के डिज़ाइन में दिया जा रहा है, और डिप्लॉयमेंट भी है कि प्रोडक्ट के डिज़ाइन होने के बाद जब वो डिप्लॉय होगा तो उसमें भी इंसेंटिव्स देने की बात की जा रही है। इस स्कीम से क्या होगा ना कि कंपनीज़ को बहुत हेल्प होगी। कंपनीज़ क्या है ना कि देखिए, कंपनीज़ हमेशा चाहती है कि उनको कहीं ना कहीं से पैसे मिलते रहे, इन्वेस्टमेंट होते रहे, साथ ही उनके पास जो है उनके मैन्युफैक्चरिंग में, डिज़ाइन में, प्लानिंग में, हर एक प्रोसेस में, जो कि उनका 6 स्टेजेस होता है किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुली मार्केट में लॉन्च करने का, तो उन सब जगह उनको अगर हेल्प मिल जाता है, और इस तरीके से अगर सरकार हेल्प करती है, तो काफ़ी हद तक कंपनियों की आधी जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो उनका जो डोमेस्टिक स्टेटस है वो हमारा फिर से रिटेन होगा 3 ईयर्स तक, आप समझ सकते हो, जब तक ये स्कीम्स जो है इम्प्लीमेंट हो जाए अच्छी तरीके से पूरे ग्राउंड लेवल पे। तो इससे कंपनीज़ को बेसिकली बहुत फ़ायदा होगा, वो भी सेमीकंडक्टर कंपनीज़ को। आप जानते हो सेमीकंडक्टर्स, यानी कि आप समझो कि हम लोग अपने देश में इतना ज़्यादा लेज़ी है कि हम लोग इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करते ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं हम लोग दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करा लें, और मेजॉरिटी आप जानते हो कि ताइवान है। एक ताइवान इतना छोटू सा देश है, आप समझो कि वो पूरी तरीके से वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, लेकिन सारी पॉपुलेशन जो है मिल के वहाँ पर काम करते हैं, और वो एक सेमीकंडक्टर हब कंट्री कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो चाइना है, चाइना में भी कितना ज़्यादा लार्ज नंबर पे वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसके थ्रू हम लोग भी इंपोर्ट कराते हैं। तो क्यों नहीं इतना ज़्यादा, अगर हम लोग इंपोर्ट करा रहे हैं दूसरे देशों में, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो हमें तो आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप देखो कि हमारे देश में हर एक सेक्टर में ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ काम करो, वहाँ काम करो, मैन्युफैक्चरिंग का काम करो, और सरकार इसके लिए इंसेंटिव्स लेकर आ रही है। इंसेंटिव्स मीन्स फिनेंशियल एड होता है, पैसे के रूप में मदद की जाएगी, एक इंकरेजमेंट है। आप जब अच्छा काम करते हो तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को भी यहाँ पे गिफ्ट देने की बात की जा रही है। तो गिफ्ट पैसे से बेटर क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें तो पैसा चाहिए, जितना ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा उतना ज़्यादा वो काम कर पाएंगे, खर्च कर पाएंगे, है कि नहीं। अब देखिए इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या बेनिफिट है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे बड़ी कमी हमारे देश में, आप देखोगे किसी भी फील्ड में R&D की कमी है। हमारे यहाँ एक अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही नहीं होता है कहीं पर भी, तो इसलिए इसको फंड प्रोवाइड करना है, क्योंकि बहुत खर्चे होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो किसी भी काम को करने के लिए जो आप रिसर्च करते हो फिर उसको डेवलप करते हो, तो उसमें बहुत खर्चे होते हैं, और जैसे डिज़ाइन वगैरह करना होता है
तो एक टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, तो इस तरीके से उनको फंड मिल जाएगा। साथ ही एक कंप्लीट वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनेगा हमारे देश में। अच्छे तरीके से जब हम लोग यहाँ पे रिसर्च एंड R&D करेंगे अपने हिसाब से, तो हमारे देश में जो है हम लोग इसको लार्ज नंबर पर प्रोड्यूस भी कर पाएंगे। साथ ही डोमेस्टिक कंपनीज़ को, जो हमारे देश की कंपनी है, उनको मदद मिल पाएगा। और ग्लोबल वैल्यू चेन का, इट मीन्स कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उन सबके साथ हमारे देश भी जुड़ जाएगी ना। फिर हमारे देश का भी नाम उसमें काउंट होगा। जैसे कि आप देखते हो वियतनाम है, ताइवान है, चाइना है, और साउथ अमेरिका की भी कुछ कंट्रीज़ है, तो वो सब जितने सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसमें हमारी नाम भी लिस्ट हो जाएगी ग्लोबल वैल्यू चेन में। तो दूसरे कंट्रीज़ को भी अगर सेमीकंडक्टर चाहिए होगा तो क्यों वो चाइना और ताइवान को ही याद करेंगे, हमें याद कर सकते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे फिर। ओके, उसके बाद क्या है कि इनोवेशन प्रमोट होगा। जितना ज़्यादा R&D होगा उतना ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और उतना ज़्यादा हमारे देश में जो है नई नई प्रकार की चीज़ें आएंगी। साथ ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी होगी। लोग अपने ताकत को, अपने कैपेबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत बेनिफिट है, और इस इंडस्ट्रीज़ बेनिफिटेड है और कंपनीज़ को बहुत बेनिफिट हो रही है, तो ऑब्वियस है कि अल्टीमेटली हमारे देश का ही ग्रोथ होगा। तो नेशनल सिक्योरिटी हो पाएगी, इट मीन्स कि डिजिटल सॉवरेनिटी हम लोग इंश्योर कर पाएंगे, और क्रिटिकल जो इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग सिक्योर कर पाएंगे। टेक्नोलॉजिकली अगर लीडरशिप देखें, जिसमें कि आप देखो कि कुछ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, उन सब एरिया में मदद मिल पाएगा, सेल्फ रिलायंस हो पाएंगे। यही चीज़ें मैं बता रही कि आत्मनिर्भर बनना है हमें। क्यों हम लोग ताइवान और चाइना से जो है वो इंपोर्ट कराए, हम लोग अपने ही देश में क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगा, जितना ज़्यादा किसी देश की मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है वो बूस्ट होती है ना, तो उतना ज़्यादा आप देखो कि उस देश की जो है GDP भी अच्छी होती है, उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होती है, उस देश की जो है वो, हमारा जो सपना है कि $5 ट्रिलियन हमें 2025 तक बनना है, तो कहीं ना कहीं ये भी हम लोग बन सकते हैं। क्योंकि आप देखो बेसिकली इकोनॉमिक का ग्रोथ होना है ना, तो उसमें तीनों सेक्टर की ग्रोथ होना ज़रूरी है। प्राइमरी सेक्टर जिसमें हमारा एग्रीकल्चर आता है, तो एग्रीकल्चर में तो हम लोग पीछे है नहीं। सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आती है, तो इसमें हम लोग बहुत ही पीछे, हम लोग बनाना ही छोड़ दिया, हम लोग सोचते कि डायरेक्ट खरीद ही लें। और टर्शरी सेक्टर है जिसमें कि हमारी सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस सेक्टर सबसे अच्छी हमारी परफॉर्म करती है। तो इन तीनों सेक्टर को तंदुरुस्त होना होगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश की जो इकॉनमी है वो 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन सकती है। अदर बेनिफिट भी है, आप देखो कि लोअर कंज्यूमर प्राइस होगा हमारे देश में बनेंगे, तो ऑब्वियस है कि हमारे देश के जो सामान है वो सस्ते होंगे। साथ ही सारे तरीके के सेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म होगा, यानी कि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हो पाएगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में हो, एनर्जी फील्ड में हो, एग्रीकल्चर फील्ड में हो, तो हर एक फील्ड में हम लोग इसका यूज़ भी करेंगे। फाइन। अब इस चैलेंजेस में ऐसा तो, इस स्कीम में चैलेंजेस तो होंगे, ऐसा तो कोई भी स्कीम नहीं है जहाँ पे परेशानियाँ नहीं होती है। तो सबसे पहले आप देखो कि रैपिड चेंजेस देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी में। जिस तरीके से मूर की लॉ है, इनके द्वारा कहा गया है कि चिप्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं विथ श्रिंकिंग स्ट्रक्चर। पहले आप देखते थे कि जो चिप्स वगैरह होते थे, ये चिप वगैरह जो बनाए जाते थे, ये बड़े बड़े साइज़ के होते थे। अब बहुत छोटे छोटे चिप आते हैं, ठीक है। इवन इतना भी आप सुनते होंगे कि 2000 के नोट में भी चिप लगाए हुए, पता नहीं कहाँ लगाए, कैसे लगाए, बट डोंट वरी, वो सब इग्नोर करने की बात है। बट ये आप समझ सकते हो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, और जिस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर्स जो है वो छोटी होती जा रही है। इंडस्ट्री डायनेमिक है, हाई रिस्क सेक्टर है, जिसमें कि फ्यू विनर आप देखते हो कि इसमें डायनेमिक होते हैं। इट मीन्स कि अपने हिसाब से आप लोग जितना ज़्यादा इनोवेशन करोगे उस हिसाब से यहाँ पे काम होते चला जाएगा। डीप स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। ये ऐसी फील्ड है ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्किल्स की ज़रूरत है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। साथ ही थ्रेट है सप्लाई चेन को लेकर, कोविड-19 क्राइसिस के टाइम पे, क्योंकि आप देखो कोविड-19 क्राइसिस है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन जो है ना बहुत ऑब्स्टिकल हुए। सबसे बुरी बात जो हुई थी, एक तो लोगों की जो हालत ख़राब हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ी थी। सेकंड जो सबसे बुरी हुई थी कि हमारे पूरे ग्लोबल वैल्यू में आप देखो कि सप्लाई चेन कट हो गई थी। डिमांड और सप्लाई का जब मिसमैच होने लगा था ना, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें कोविड-19 टाइम के दौरान देखने को मिला था। तो इससे क्या होगा कि जो सप्लाई चेन कट हुआ, तब हमें समझ में आया, हमारी आंखें खुली कि हाँ, ऐसा भी समय आ सकता है जब हमारे देश में, विदेश में ऐसी समस्या है जब हम लोग दूसरे कंट्री से सामान नहीं इंपोर्ट करा सकते। तो उस समय क्या हम लोग दूसरे देश में इतना ज़्यादा निर्भर हो गए कि हम लोग अपने ही देश की जो क्षमता है उसे खो चुके थे। तो तब हमें समझ में आया कि नहीं, हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। फाइन। अदर चैलेंजेस भी है, जैसे लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल्स की यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, यानी कि किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में बहुत लंबा समय चला जाता है, और हमें ग्लोबल इनोवेशन की भी ज़रूरत है, जिससे कि आप देखो कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी काफ़ी सक्सेस हो रही है, और टेक्नोलॉजी को के सक्सेस पे भी हमें यहाँ पे फोकस करना है। सो दीज आर द चैलेंजेस है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे ये आपका सही हो जाएगा।
व्हाट अबाउट मूर्स लॉ? देखिए मूर्स लॉ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्टली आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे जो गॉर्डन मूर्स है उनकी प्रेडिक्शन बताती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को लेकर। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हैं चिप में वो हर एक साल ये डबल होते जा रहा है और जो उसका कॉस्ट है वो कम होते जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आप देखो ट्रांजिस्टर है चिप में वो डबल हो रहा है लेकिन इसकी प्राइस कम हो रही है। ऑल्दो जो पेस है वो यहाँ पे धीरे धीरे स्लो हो रहा है बट फास्टर हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, बहुत सस्ते रेट में आपको चिप्स यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू द मूर्स लॉ। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में क्या क्या है। सबसे पहले आप देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी है। इट मीन्स की कंपनीज है जो कि अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके, अपने इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल करके अगर उन्होंने किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को अगर मैन्युफैक्चर किया है तो उनके ऊपर उनका अधिकार होता है, पेटेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो कोर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप देखो रिसर्च करते हैं तो होता है, डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर असेंबल करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं कि जो भी यहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन फ्रेम किया है वो कितने सक्सेस है कि नहीं है, फिर पैकिंग करते हैं, फिर डिफरेंट जगह पे शॉप में या फिर डिफरेंट जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से काम चलता है। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी का क्या काम है कि रिसर्च होता है, डिज़ाइन होता है, रॉ मटेरियल सप्लाई होते हैं, सप्लाई होते ही के साथ ये मैन्युफैक्चरिंग काम शुरू हो जाता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग करके उसको एक जगह असेंबल किया जाता है, फिर टेस्ट कर लिया जाता है, टेस्ट में अगर वो पास हो जाते हैं तो फिर उसको पैक किया जाता है, पैक करने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फाइन। उसके बाद आप देखो कि इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशंस कंपनी भी होते हैं जो कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन टूल्स के द्वारा यहाँ पे इसको यूज़ करके वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर इक्विपमेंट सप्लायर्स होते हैं, यानी कि ये भी कुछ इक्विपमेंट टूल की ज़रूरत हुई, कुछ चीज़ों की ज़रूरत हुई तो सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा काम चलता है। फाइन। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि 20% जो वर्ल्ड की सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंजीनियर्स है और सपोर्ट है सॉरी उनको यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 के तहत मिल रहा है। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से हमें यहाँ पे मदद मिल रही है उससे हम लोग यहाँ पे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, टेक्नोलॉजी लीडरशिप हम लोग बन सकते हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में। तो इसके लिए हमें और क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लीडिंग एज जो रिसर्च है उसको प्रमोट करना होगा और इसके लिए जो इंडस्ट्री और एकेडमिया है उनके बीच में हमें कोलैबोरेशन करना होगा, काम करना होगा सप्लाई चेन रेजिलियंस के साथ, जिससे कि जो कंपोनेंट वगैरह है इसकी अवेबिलिटी और इक्विपमेंट वगैरह है इसकी अवेबिलिटी को हम लोग इंश्योर कर सकें। साथ ही हमें पेटेंट इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना होगा। जब कोई कंपनी इनोवेशन करती है तो उनको उनके प्रोडक्ट के लिए जो है पेटेंट देना होता है। तो पेटेंट क्या होता है कि अधिकार होता है। जैसे अगर मैं अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, अपना इनोवेशन करके अगर कोई भी चीज़ को यहाँ पे न्यू तरीके से अगर इन्वेंट करती हूँ तो मेरा उसके इन्वेंशन के पीछे काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी एनर्जी लगा, काफ़ी मनी भी खर्च हुए। तो उसके लिए मुझे उसका अधिकार चाहिए कि 10 साल ये मेरे नाम पे पेटेंट होना चाहिए और मेरी जितनी एनर्जी, पावर और जो मनी खर्च हुई है उन सबको मैं वसूल कर सकूं। तो इससे क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, नहीं तो देखिए ये अधिकार देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि लोग जो है ना वो इन्वेंशन में बिलीव ही नहीं करेंगे, फिर उनको लगेगा कि क्या फ़ायदा। जब तक आप कोई अगर मेहनत कर रहे हो और उसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिले, उसका आपको थोड़ा सा कहीं से आपको फ़ायदा नहीं मिले, तब तक आप कोई भी काम करना नहीं चाहोगे। सो दिस इज़ द सेम थिंग। एक पॉजिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, प्रोविज़न हो कि टैक्स बेनिफिट भी मिले, क्योंकि लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ वगैरह होती है वो तो आधा ज़िंदगी उनका टैक्स फिल करने पे ही चला जाता है। तो थोड़ा बहुत छूट मिलना चाहिए, रिबेट मिलना चाहिए ताकि उनके लिए ये सही हो। साथ ही गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए स्किल डेवलपमेंट में। साथ ही एक ट्रेड फैसिलिटेटिंग कंडीशन भी क्रिएट करनी चाहिए जिससे कि हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ है, स्टार्टअप्स है, इवन MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, जो कि सारा अपना बिजनेस ये चलाती है। तो इन सारे सेक्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके। इन सारे सेक्टर्स को अगर हेल्प मिलेगा तो ऑब्वियस है कि हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना वो बूस्ट होगा ही होगा। साथ ही लॉजिस्टिक फैसिलिटी को भी इम्प्रूव करना है। अब सामान बना दी है और सामान को एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने का अगर साधन ही ना हो, अगर उस तरीके की फैसिलिटी ना हो, तो फिर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो उस हिसाब से हमें लॉजिस्टिक फैसिलिटी भी यहाँ पे इम्प्रूव करना होगा और कॉस्ट को रिडक्शन करके, क्योंकि आप देखो कि सामान की जो प्राइस होते हैं ना वो तब इंक्रीज़ हो जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीज़ नहीं होते। वो तब इंक्रीज़ होते हैं जब उनको कितने लंबे दूरी तक उनको ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि पेट्रोल, डीजल, इन सब के कारण जो है टैक्स वैक्स, टोल टैक्स, इन सबको जोड़ लिया जाता है उस प्रोडक्ट में। सो दैट्स वाई प्रोडक्ट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लॉजिस्टिक फैसिलिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन इम्प्रूव होगा तो उसके साथ हमें कॉस्ट को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। जैसे पोर्ट कॉस्ट हो गए, जैसे बंदरगाह में जितने सामान अनलोड होते हैं तो उनका वहाँ पे कॉस्ट ऐड हो जाता है, जैसे फ्रेट हो गया, इंश्योरेंस कॉस्ट हो गया, तो ये सारे कॉस्ट ऐड ऑन होकर जो है सारे सामान की जो प्राइस है वो बहुत बढ़ जाती है।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक अच्छा वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग यहाँ पे सेमीकंडक्टर के मैटर में और सेमीकंडक्टर के फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हम लोग कैसे बूस्टअप हो सकते हैं, जो कि आज की डेट में आप देखो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो स्कीम लाया गया है हमारा डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसमें आप लोग देखो कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले जो MSME सेक्टर है और जो स्टार्टअप्स है जो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करते हैं, डोमेस्टिक कंपनी है, हमारे देश में इस्टेब्लिश हुए कंपनी है, उनको यहाँ पे फ़ायदा होना चाहिए एट लास्ट। साथ ही एक आप लोग देखो कि हमारे देश में सेमीकंडक्टर कंटेंट हो, IP वगैरह जो देना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो हमारे देश के लोगों को मिलना चाहिए। साथ ही आप देखो कि स्ट्रेंथनिंग करनी है, फैसिलिटेट करना है जो भी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो यहाँ पे एक्सेस वगैरह है, यानी कि जितने भी स्टार्टअप्स है, MSME है, अगर वो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेटर रहे तो उनको यहाँ पे एक्सेस भी मिले और उस हिसाब से वो काम भी बेटर तरीके से करे। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम्स के बारे में देखें कि इसमें क्या क्या बातें, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में देखें कि अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से क्या पोजीशन है, इसकी क्या कंपोनेंट है, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम के बारे में, बेनिफिट्स क्या होने वाले, इंडस्ट्री को भी, हमारे देश को भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे वो हमने देखा। और फिर उसके बाद जो है हमारे देश में क्या इकोसिस्टम है, कैसे सही रहेगा, वे फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। फाइन, आई होप कि ये आर्टिकल आपको समझ में आई होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है टेलीकॉम सेक्टर। अभी क्या हुई कि रिसेंटली बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर्स जो है कंपनीज़ हैं वो गवर्नमेंट ऑफर को ऑप्ट कर रहे हैं कि वो इंटरेस्ट को, वो भी जो डेफर्ड स्पेक्ट्रम ऑक्शंस है, पेमेंट है, और जो आपका AGR है उसको यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए, इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए इस ऑफ़र को यहाँ पे बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर्स जो है वो उसको ऑप्ट कर रहे हैं। अब एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। फाइन, पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर्स का क्या हाल चाल है। तो हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर है पूरे वर्ल्ड में। टेली डेंसिटी आप देखो यहाँ पे 86% है और 108 करोड़ टेलीफोन कनेक्शंस है। ये डेटा आपका 2021 सितंबर का है, जिसमें कि 116 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हर किसी के पास तो आप देखते हो एक नहीं, 2-3 ही होता है। तो इस हिसाब से हमारे देश में जो मोबाइल कनेक्शंस है वो बहुत ज़्यादा है, टेलीफोन कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही टेली डेंसिटी आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ टेलीफोन कनेक्शंस जो है हर एक इंडिविजुअल 100 इंडिविजुअल्स पे इसको काउंट किया जाता है। अर्बन रूरल अगर इंडिया में देखें तो 66 करोड़ कनेक्शन है जो कि अर्बन एरिया में, और 53 करोड़ है जो कि रूरल इंडिया में है। फाइन, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं अर्बन रूरल में। अर्बन में भी आप 66 देख रहे हो, रूरल में भी 53 देख रहे हो। गांव में भी चले जाओ, आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मोबाइल फ़ोन हर किसी के हाथ में मिलता है। साथ ही साथ आपको हर घर पे एक DTH कनेक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। फाइन, तो ये सारी चीज़ों में कभी कमी नहीं होती है। टोटल इंटरनेट कनेक्शंस भी आप देख सकते हो कि 83 करोड़ तक है। ये डेटा आपका जून 2021 का है। और टोटल FDI जो है टेलीकॉम सेक्टर में ये आपका राइज हुआ है 62 करोड़ से, ये आपका 1,55,000 करोड़ तक रहा है। अब इश्यूज़ देख लेते हैं कि क्या क्या है, क्यों इस तरीके की जो गवर्नमेंट की ऑफ़र है ये कंपनीज़ को ऑप्ट करना पड़ रहा है, AGR को इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो पहले ये समझिए कि हुआ क्या था। एक्चुअली यहाँ पे 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को ये कहा गया था कि जो एडिंग है नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू का, उसको भी यहाँ पे AGR में लेकर आना है। और इसके थ्रू क्या हुआ था ना कि 1.4 लाख करोड़ का यहाँ पे ड्यूज़ बताया गया था कि हमारे देश में जितने भी टेलीकॉम सर्विस है उनमें इतना ड्यू है कि ये इतना अभी तक ये पे नहीं किए। और अकॉर्डिंग टू द AGR डेफिनेशन, AGR क्या है अब ये समझिए। तो AGR एक रेवेन्यू अमाउंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लाइसेंस फ़ी को कैलकुलेट किया जाता है। जितने भी कंपनीज़ होते हैं जैसे टेलीकॉम कंपनीज़ है तो इनका लाइसेंस फ़ी होता है, प्लस स्पेक्ट्रम चार्जेस होती है। जिस तरीके से इनका स्पेक्ट्रम होता है ये सारे टेलीफोन का, मोबाइल्स का, तो उनका चार्जेस होता है। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है और ये रिक्वायर्ड होता है कि हर एक यहाँ पे टेलीकॉम जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उनके द्वारा इसको पे करना है। इट मीन्स कि उनका जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, उस हिसाब से उनका लाइसेंस फ़ी कितना है, स्पेक्ट्रम चार्ज कितना है, इन दोनों को मिलाकर उनको पे करना होता है। इसको हम लोग कहते हैं एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू। इट मीन्स कि जितना उनका रेवेन्यू आ रहा है उसको एडजस्ट करके ये इस तरीके से एडजस्ट हो रहा है। फर्स्ट यहाँ पे ये था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कह दिया गया था कि इतना तो ड्यू है भाई साहब। सेकेंड है कि पुअर रेवेन्यू स्ट्रीम है, यानी कि लोअर आप देखो कि एवरेज रेवेन्यू पर सब्सक्राइबर है पर GB वायरलेस डेटा, जो कि रिड्यूस हो चुका है। कहाँ जून में आप 9.8 करोड़ देखोगे और ये आपका जो है कहाँ था 2014 में 268 करोड़। तो ये आप लोग देख सकते हो, सॉरी रुपीज़ ये बताया जा रहा है, 96% का रिडक्शन है। इट मीन्स कि पर GB वायरलेस डेटा पे जो सब्सक्राइबर है वो यहाँ पे कम हो रहे हैं। 9.8 रुपीज़ है आज की डेट में और कहाँ 268 रुपीज़ था। तो ये आप लोग देख सकते हो कि कितना घाटा हो रहा है।
ओवर द टॉप सर्विस जो आप देखते हो OTT प्लेटफॉर्म में, जितने भी आप लोग जो है अपना वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो, तो ये क्या है कि ये मैसेज सेंड करना, कॉल यहाँ पे रिसीव करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू को रिड्यूस करती है कोर सर्विस से। इवन आप देखते हो कि व्हाट्सएप वगैरह भी है, जो कि अब नॉर्मल कॉल कौन ही करते हैं, या तो फिर आप लोग जो है जिस तरीके का पैक भरवाते होंगे तो वो भी फ्री रहता है। पहले होता था कि आपका कॉल ड्रॉप होता था, उसमें चार्जेस कट मिलते थे, साथ ही साथ आपका जो है इनकमिंग आउटगोइंग सब जगह से पैसे कटते थे। बट अब धीरे धीरे सब फ्री हो रहा है, और ऊपर से जियो आने के बाद तो और भी यहाँ पे बात ही अलग है। और ऊपर से आप देखो कि व्हाट्सएप वगैरह आ गया है, तो अब लोग जो है नॉर्मल कॉल भी नहीं करते। तो इस तरीके से क्या है कि घाटा हो रहा है हमारे टेलीकॉम सर्विस को। ये सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी भी है। इससे ह्यूज डेट हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पे जो कर्ज है टेलीकॉम सर्विसेज का वो 3.6 लाख करोड़ तक का है। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा घाटे में हमारी टेलीकॉम सर्विस चल रही है। अब देखते हैं कि रिफॉर्म जो किया जा रहा है, इस तरीके का जो यहाँ पे ऑफर है कि आप अपनी जो AGR है उसको एडजस्ट करो और साथ ही साथ इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। तो इस रिफॉर्म से क्या बेनिफिट होगा? इस रिफॉर्म से आप यहाँ पे देखो कि जो सूती है, इट मीन्स की स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ये आपका फॉर्म किया गया था रीस्ट्रक्चरिंग करके। इट मीन्स कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसको यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा में और सूती में इसको आपका जो है ये आपका रीस्ट्रक्चर किया गया है। एक्चुअली 2003 से ही इफेक्ट में आया है, और इसको बस ध्यान रखिएगा कि इस कानून के थ्रू सूती चलता है। अब इसमें क्या है ना कि इससे बेनिफिट होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हेल्दी कंपटीशन होगी। इट मीन्स कि हर एक जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ है तो वो इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। उनको तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि उनका कर्ज जा रहा है, ठीक है, उनके पास बेनिफिट ही होगा। कंज्यूमर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड होगा, यानी कि जो मोनोपोली वगैरह आप देखते हो कि जैसे जियो मार्केट में आ गया, तो सारे जितने टेलीकॉम कंपनीज़ है, जितने भी और भी सारे जितने छोटे छोटे थे, जैसे यूनिनॉर हुआ करता था, हच हुआ करता था, आइडिया हुआ करता था, ये सारे जितने भी कनेक्शन है वो तो बंद हो गए। तो सबको बहुत घाटा हुआ, और आज के डेट में ऐसा लगता है कि सिर्फ जियो ही जियो चल रहा है, बट ऐसा नहीं है, और भी कनेक्शंस है अच्छे। तो ये जो मोनोपोली है, इसके कारण कंपटीशन काफ़ी रिड्यूस हो गया था। साथ ही जो हायर प्राइस है, पुअर सर्विसेज है, इसका भी रिस्क देखने को मिलता है। पहले जियो आपको फ्री में मिलता था, आज की डेट में आप देखो कि जियो का इस साल भी कितना ज़्यादा उनकी जो है पैसे बढ़ चुके हैं। तो जो आपको 499 में मिलता था वो आप 700 समथिंग है, उस तरीके से आप रिचार्ज करवाते हो। तो कुछ भी चीज़ सस्ते नहीं रहे, एक समय फ्री में देकर सारे कस्टमर आप बना लो, उसके बाद आप उससे पैसे लेते रहो। एक बार लोग जो है यूज्ड टू होते हैं, तो फिर आप देखो कितने भी आप उससे चार्ज करो वो पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। स्पेस है यहाँ पे आपका कैश स्ट्रैप्ड फर्म्स का, जो कि इनको काफ़ी हेल्प करते हैं कि एक एबिलिटी है कि आप कंटिन्यू करो, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शंस भी है, लोग अगर इस फील्ड में है तो आप देखो इतना ह्यूज डेट है, तो ये समझ में आता है कि कंपनीज अगर लॉस में चल रही है तो उसके तहत काम करने वाले लोगों को उनकी सैलरी नहीं मिल रही होगी, सैलरी मिल भी रही होगी तो कम मिल रही होगी, क्या गारंटी है? किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो लोगों की रोज़गार है वो तो प्रोटेक्शन में रहेगा ना, उनमें तो किसी भी तरीके का यहाँ पे आँच नहीं आएगा। साथ ही इन्फ्यूज़ लिक्विडिटी है, इस सेक्टर्स में पैसे देने की ज़रूरत है, लिक्विडिटी आ जाएगा, बेटर तरीके से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, एक फंड मिल जाएगा कंपनी को। तो इससे क्या होगा कि जो 4G ग्रोथ है हमारे यहाँ पे वो बेटर तरीके से हो पाएगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट बन पाएगा कि हम लोग आगे आने वाले जो 5G नेटवर्क है उसमें भी इन्वेस्ट कर सके। फाइन, इसी के थ्रू वे फॉरवर्ड में यही कहा गया कि यहाँ पे जो TSP है, यानी कि टेलीकॉम सर्विस जो प्रोवाइडर है, उनको हेल्प करना चाहिए। इस तरीके का अगर फिनेंशियल क्राइसिस रहे तो हमारे देश में जो है फ़ोन में नेटवर्क चलाना और इस तरीके से बात करना ये मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग इस फील्ड पे ध्यान दें और इसको रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आपको कुछ और भी जानना है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर हम लोग एक बार और इसको सितंबर 2021 की जो मंथली मैगजीन है इकोनॉमिक सेक्टर में, आप वहाँ पे जाकर सर्च कर लेना, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेरे द्वारा इसको कंप्लीट किया गया है। ये आर्टिकल 3.7 है, जिसमें कि टेलीकॉम सेक्टर के बारे में और भी हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पे रिपीट नहीं किया गया। बेसिकली यहाँ पे क्या मुद्दा है और किस तरीके से रिफॉर्म करने से क्या बेनिफिट होगा, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए। बट आई सजेस्ट कि आप लोग ये वीडियो देख लेते टेलीकॉम सेक्टर के बारे में, तो आपके माइंड में और क्लैरिटी आती टेलीकॉम सेक्टर को लेकर। ओके, बट फाइन, अभी अगर आप लोग देख लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो एक बार और रिवाइज़ कर लीजिएगा, मतलब कि देख लीजिएगा और फिर रिवाइज़ भी कर लीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, 2-3 टॉपिक और बचे हैं, एक और टॉपिक आपका, एक और लेसन आएगा इकॉनमी के ऊपर, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, तो धीरे धीरे करके मुझे कंप्लीट करना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी हेक्टिक है, ड्यूटी वगैरह आप जान रहे हो कि बहुत ज़्यादा है, टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है। साथ ही विज़न आइज़ के टेस्ट सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड करनी होती है, तो थोड़ा सा टाइम मैं इधर उधर से चुरा के आपको ज़रूर प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके,
तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए एंड नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे। इसी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, बहुत ही जल्द आपकी प्रीलिम्स होने वाली है, ज़्यादा टाइम है नहीं, तो हर एक टाइम को बेटर तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। और फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे होपफुली। और जब तक अगर आप लोग को कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और हमारे साथ जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे और रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पे वीडियोज़ देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए थैंक यू।